इस मूवी का स्टार्ट माय नाम की एक औरत को दिखाते हुए होता है। एक सिंगल मदर जो कि रोजगार कमाने के लिए कैपिटल सिटी आती है ताकि वो अपनी इकलौती बेटी मिन को एक ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड कर सके। माय ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि मिन को उसकी तरह छोटी उम्र से ही सख्त मेहनत ना करनी पड़े जैसा कि उसे माजी में करना पड़ी थी। लंबे सफर के बाद माय एक ऐसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आती है जो कि शोर शराबे वाले पड़ोसियों से भरी हुई थी। माय अपना सामान खोल ही रही थी कि तभी वहाँ पे अपार्टमेंट की ऑनर पहुँच जाती है और उसे 2 मंथ का एडवांस किराया देने का कहती है। इसी के साथ ही वो ऑनर माय की पर्सनल लाइफ में भी दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन माय काफी ज्यादा थकी हुई थी इसलिए वो उसकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो फौरन से उसे रेंट देती है जिसकी वजह से ऑनर वहाँ से चली जाती है और बाहर मौजूद नेबर्स से माय के बारे में गॉसिप करने लगती है। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ एक अच्छा पड़ोसी भी है जिसका नाम है डुओंग। माय से उसकी मुलाकात सीढ़ियों पे होती है जिससे वो गलती से टकराती है और उसका फिश टैंक भी टूट जाता है। डुओंग फौरन से माय की हेल्प करता है। असल में वो एक पियानिस्ट है और एक कैफे में पियानो प्ले करता है। इसी के साथ वो एक प्ले बॉय के तौर पे भी जाना जाता है। उसकी फ्रेंड्स अपार्टमेंट में उसके साथ टाइम स्पेंड करने आती हैं, लेकिन फिर भी वो माय के ताकुब में था। यहाँ तक कि वो उस मसाज पार्लर में भी पहुँच जाता है जहाँ माय काम करती थी। डुओंग माय से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन माय एक प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट है। वो उसकी कोशिशों को नाकाम बना देती है क्योंकि उसके मुसलसल फ्लर्ट करने के बावजूद भी वो डुओंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए वो प्रोफेशनल तरीके से अपना काम जारी रखती है। लेकिन डुओंग भी गिव अप करने को तैयार नहीं था। वो माय के बारे में जानने के लिए और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, इसलिए वो हर रोज मसाज पार्लर आने लगता है ताकि वो खास तौर पे माय से मसाज करवा सके, जो कि उसके ख्वाबों ख्यालों में छाई हुई थी। कुछ टाइम के बाद माय को उसकी एक नेबर हरेस करती है। उसने जानबूझकर उसके दरवाजे के सामने कूड़ा फेंका था, लेकिन खुशकिस्मती से डुओंग माय को बचाने पहुंच जाता है और उन शरारती पड़ोसियों को भगा देता है। इस इंसिडेंट के बाद माय का अपनी एक कोवर्कर से भी झगड़ा होता है। उसकी कोवर्कर काफी ज्यादा जेलस थी क्योंकि सभी कस्टमर्स माय से ही मसाज करवाना चाहते थे। इसके बावजूद कि वो उस जगह नहीं आई थी। अपनी कोवर्कर की बातें सुनने के बाद माय अपनी सारी कोवर्कर्स को चैलेंज करती है कि जो काम वो करती हैं वो ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से मसाज थेरेपी की पहले ही खराब रेपुटेशन और ज्यादा खराब हो। ये सुनकर माय की कोवर्कर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड माय की हेल्प के लिए पहुंच जाता है। रात को माय के अपार्टमेंट के बाहर वाली लाइट अचानक से ऑफ हो जाती है। माय जब लाइट फिक्स कर रही थी तो वो एक आदमी की वजह से चौंक जाती है। वो आदमी क्लेम करता है कि वो तो माय की हेल्प करना चाहता है, लेकिन जब वो टूल्स लेने अंदर जाती है तो वो आदमी भी उसके पीछे घर में एंटर हो जाता है और उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन खुशकिस्मती से डुओंग भी वहां पहुंच जाता है और उस आदमी के चेहरे पे जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स की इंटेरोगेशन में वो आदमी ये मानने से ही इनकार कर देता है कि वो माय के घर में घुस गया था, बल्कि वो तशद्दुद किए जाने की वजह से खुद को विक्टिम क्लेम करता है। ये सुनकर डुओंग को गुस्सा आता है और उनमें फिर से झगड़ा होने लगता है। इस इशू के खत्म होने के बाद डुओंग माय को अपने फेवरेट कैफे में इनवाइट करता है। यहाँ माय आखिरकार एक्सप्लेन करती है कि क्यों हर कोई उसे बुरी औरत समझता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन सुन के डुओंग उससे कहता है कि वो प्यारी ही इतनी है कि कोई उसे इग्नोर नहीं कर पाता। डिनर के बाद उनका इरादा घर जाने का था, लेकिन उनके पड़ोसी फिर से शोर करने लगते हैं, इसलिए डुओंग फन करने के लिए माय को अपनी वर्क प्लेस पे ले आता है जहाँ वो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन माय जब अपने अपार्टमेंट लौटती है तो उसकी बेटी मिन और उसके पिता वहाँ मौजूद थे। असल में वो वहाँ इसलिए आए थे क्योंकि माय के पिता जुए में हारने के कारण फिर से कर्ज में डूब गए थे, इसलिए माय का बाप उससे पैसे मांगना चाहता था ताकि वो डेट पे कर सके। साथ ही वो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर माय पैसे नहीं देगी तो मिन की जान खतरे में होगी। ये सुनकर माय खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो अपना सारा गुस्सा अपने पिता पे निकाल देती है क्योंकि वो उनकी गैम्बलिंग डेट पे कर करके तंग आ चुकी थी। वो अपने फादर के इस बिहेवियर के कारण काफी अपसेट थी, इसलिए वो गैम्बलिंग छोड़ने के प्रोमिसेस पर अब और एतबार नहीं कर सकती थी। वो उन्हें कुछ पैसे देकर वहाँ से जाने का कहती है। इसी दौरान माय के पड़ोसी भी उनकी ये बातें सुन रहे थे, लेकिन मिन आके उन्हें वहाँ से भगा देती है। माय के पिता के जाने के बाद माय थोड़ा काम डाउन होती है क्योंकि उसकी प्यारी बेटी वहाँ मौजूद थी। एक माँ और बेटी की तरह वो दोनों एक दूसरे से अपनी स्टोरीज शेयर करने से शर्माती नहीं है। माय चाहती थी कि मिन उसके साथ रहे, लेकिन मिन वहाँ रहने से इनकार कर देती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो कोई भी आदमी माय के करीब नहीं आ
सकेगा। मिन उम्मीद करती है कि जल्द ही माए को लाइफ पार्टनर मिल जाए और वो अपनी जिंदगी खुशी से जिए। ये सुनकर माए को सिंगल मदर के तौर पे अपना तकलीफ माजी याद आता है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि मिन और माए के पिता को जॉब मिल जाती है, जो कि उन्हें माए की एक दोस्त डाओ ने दी थी। डाओ असल में मसाज पार्लर में माए की रेगुलर कस्टमर थी और वो उसे अपनी छोटी बहन मानती थी, इसलिए माए उससे अपने रोमांटिक इश्यूज भी डिस्कस करती है। दूसरी तरफ डुओंग भी अपने एक दोस्त हान से माए के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कंसल्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माए मसाज पार्लर से घर जाने के लिए प्रिपेयर हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो चेंजिंग रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो डोर किसी ने लॉक कर दिया था। असल में ये काम माए की 2 कोवर्कर्स का था, जिन्होंने बदला लेने के लिए उसे बंद कर दिया था। लेकिन माए एक अच्छी इंसान थी, इसलिए कोई न कोई उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता था और इस बार भी सिक्योरिटी गार्ड आके उसे बचा लेता है। असल में उस सिक्योरिटी गार्ड को माए की उन 2 कोवर्कर्स पे पहले ही शक था और माए बिल्डिंग से बाहर भी नहीं निकली थी, क्योंकि वो जाने से पहले हमेशा गार्ड को गुड बाय कहती थी। ये सुनकर माए रोने लगती है, क्योंकि वो ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती थी। उस रात ऐसा लग रहा था कि माए अपने अपार्टमेंट वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो डुओंग की वर्क प्लेस पे रुक जाती है ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सके। माए की स्टोरी सुनने के बाद डुओंग भी उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, क्योंकि वो उनके फ्यूचर को लेके फिक्रमंद था। डुओंग यहाँ ये एडमिट करता है कि पहले तो वो ये सुन के शॉक हो गया था कि माए की एक बेटी भी है, लेकिन डुओंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो रियल में उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप शुरू करना चाहता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि माए किसी के साथ भी रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि उसे फिर से पहले जैसे हालात का सामना न करना पड़े। कुछ देर बाद वो अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंच जाते हैं, लेकिन माए अपने अपार्टमेंट जाने की बजाय डुओंग के पास आती है और वो दोनों एक साथ रात बिताते हैं। अगली सुबह माए को रियलाइज होता है कि वो डुओंग के घर पे है, इसलिए वो फौरन से वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन डुओंग जाते हुए उसे पकड़ लेता है। माए उससे कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती है, इसलिए डुओंग को किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन डुओंग उससे कहता है कि उसे अब उसकी भी जिम्मेदारी लेना होगी, क्योंकि अब से वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो नहीं चाहता था कि माए इसे सिर्फ वन नाइट स्टैंड समझे। डुओंग की सिंसियरिटी को देखते हुए माए का दिल नरम हो जाता है, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसे जैसे 2 टीनेजर्स को प्यार हो गया हो, वो दोनों हर वक्त प्रेम में दिखाई देते हैं और डेटिंग के खूबसूरत लम्हात को एंजॉय करने लगते हैं। आखिरकार डुओंग माए के साथ अपने इस रिलेशनशिप को ज्यादा सीरियस लेवल पर ले जाना चाहता था, इसलिए वो माए को अपनी फैमिली से मिलवाने का फैसला करता है। डुओंग के घर पे वो सबसे पहले माए को एक औरत से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसे वो मॉमी कहता है। माए को लगता है कि वो डुओंग की मदर है, लेकिन वो उस टाइम शॉक हो गई थी जब डाओ वहाँ आती है और डुओंग उसे मदर कहकर बुलाता है। हालांकि डाओ माए की सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन फिर भी वो ये हकीकत जान के खुश नहीं थी कि वो उसके बॉयफ्रेंड की माँ है। इससे माए को पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के स्टेटस का भी पता चलता है, जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार से था। अगले दिन माए चर्च में डाओ से मिलती है। एक अच्छी दोस्त और सिंगल मदर होने के कारण डाओ उसे डुओंग के साथ अपने रिलेशनशिप को रिकंसिडर करने की एडवाइस करती है। जाहिर तौर पर वो माए को अपने बेटे के साथ डेटिंग करने से मना नहीं कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि डुओंग एक जिम्मेदार इंसान नहीं है। वो एक प्ले बॉय था जो कि फन करने के लिए सिर्फ अपनी मदर के पैसों पे रिलाय करता था। एक ऐसा वॉर्म जो कि कभी भी अपने काकून से बाहर नहीं आया। 30 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं था। कुछ ही देर में उन्हें उस जगह से बैड न्यूज मिलती है जहाँ मिन और माए के पिता काम करते थे। माए के पिता ने फिर से परेशानी खड़ी कर दी थी, क्योंकि उसने गैम्बलिंग के कारण एक ब्रोकर के $20,000 देने थे। ये जानने के बाद डाओ फौरन से माए के पिता का डेट पे कर देती है, इसलिए गर्दन झुकाए माए फौरन से अपने पिता के साथ घर चली जाती है। घर आने पर माए अपने सारे पैसे अपने पिता को दे देती है और कहती है कि वो आज के बाद उसकी लाइफ में खलल डालना छोड़ दे, क्योंकि वो उसके बिहेवियर से अब तंग आ चुकी थी, जो कभी नहीं बदला था। कुछ ही देर में डुओंग भी वहाँ पहुँच जाता है और माए से पूछता है कि उसकी मदर से मिलने के बाद से वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। माए जो कि अपनी लाइफ के सभी प्रॉब्लम से थक चुकी थी, वो डुओंग को अफरा तफरी वाली अपनी फैमिली लाइफ दिखाती है। माए उससे पूछती है कि क्या वो उसका और उसके परिवार का ख्याल रख सकता है, क्योंकि वो तो अभी भी अपनी मदर के पैसों पर डिपेंडेंट था। माए की बात सुनते हुए डुओंग बिल्कुल चुप था, क्योंकि वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता था। जिसके बाद वो अपनी मदर से मिलने जाता है, ये सोचकर कि यकीनन उसकी मदर ने माए को कुछ उल्टा सीधा बोला है। ये सुनकर डाओ उससे कहती है कि अगर वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता तो वो माए की हेल्प कैसे कर सकता है, और वो अभी
अभी भी अपनी माँ के पैसे पर डिपेंडेंट है। लेकिन डुओंग ये सुनकर अपसेट हो जाता है कि सारे प्रॉब्लम पैसे के गिर्द घूमते हैं और उन्हें अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपने पैसों की फिक्र थी। इसलिए वो अपनी मदर पे इल्जाम लगाता है कि वो सब कुछ पैसे के लिए करती हैं। ये सुनकर डाओ उस पे गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सक्सेसफुल बनने के लिए हार्डवर्क के दौरान किए गए उसके सेक्रीफाइसेस जाया हो गए हैं। ये प्रूव करने के लिए कि डुओंग उसकी हेल्प के बिना कामयाब हो सकता है, डाओ उसे सभी क्रेडिट कार्ड्स वापस करने का कहती है और अपनी मदर के क्रेडिट कार्ड्स वापस करने के बाद से ही उसकी लाइफ ड्रामाई तौर पर बदल जाती है। उसे अपनी मदर के आलीशान कैफे में पियानिस्ट की जॉब से भी हाथ धोना पड़ते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी रहने की जगह भी खो देता है। डुओंग जब भी कोई जॉब ढूंढता था तो जल्द ही उसे वहाँ से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वो काम करने में अच्छा नहीं था। इसके बावजूद माई के साथ उसका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव नहीं हुआ था। इसी दौरान माई की एक नेबर उसके अपार्टमेंट आती है और उस पर अपने पति को बहकाने का इल्जाम लगाती है। पहले तो माई खुद को डिफेंड करना चाहती थी, लेकिन फिर वो इससे पीछे हट जाती है। वो जब वहाँ से जा रही थी तो उसकी मुलाकात अपनी एक और नेबर चाओ से होती है। वो माई को बहादुर बनने और सबके सामने खड़े होने की एडवाइस करती है, क्योंकि वो भी बाकी सबकी तरह खुशी से जीने की हकदार थी। लेकिन माई के प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म नहीं होते। काम के दौरान उसकी एक कोवर्कर उसे थप्पड़ मार देती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि माई ने उसके मिसकंडक्ट की रिपोर्ट करके उसे नौकरी से निकलवाया था। माई जो कि अपने प्रॉब्लम से अब तंग आ चुकी थी, वो परेशानी से बदहवास हो जाती है और उसे भूत दिखाई देते हैं जो कि अक्सर उसे परेशान करते थे। लेकिन तभी उसे चाओ की एडवाइस याद आती है, जिससे उसे अजियत देने वालों के खिलाफ फाइट बैक करने के लिए मोटिवेशन मिलती है और वो अपनी कोवर्कर से झगड़ा करने लगती है। माया उसकी काफी ज्यादा पिटाई करती है, यहाँ तक कि वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है। वो नहीं जानती थी कि उसे किससे बात करनी चाहिए, इसलिए आखिरकार वो डुओंग के पास पहुँच जाती है। डुओंग इस मौके का फायदा उठाते हुए माई के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करता है। वो उसे एक ज्वेलरी का सेट देता है जो कि उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदा था। डुओंग के गिफ्ट को देख के माई सैड हो जाती है, क्योंकि डुओंग जो कि कभी एक अमीर और खुशी वाली जिंदगी जी रहा था, अब उसे एक मुश्किल और दुख भरी जिंदगी गुजारनी थी, सिर्फ उसके जैसी गरीब औरत की वजह से। जैसे ही डुओंग वहाँ से जाने लगता है तो माई आखिरकार ये एडमिट करती है कि वो फिर से प्यार को महसूस करना चाहती है, चाहे ये उसकी जिंदगी में आखिरी बार हो। उन सभी प्रॉब्लम्स की परवाह किए बिना जिनका वो उस समय सामना कर रही थी, डुओंग फौरन से उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो आखिरकार अपार्टमेंट से बाहर आते हैं और उन्हें पड़ोसियों की बातों की भी परवाह नहीं थी। वो पूरा दिन एक साथ गुजारते हैं। उसी रात माए और डुओंग को डाओ के घर डिनर के लिए इनवाइट किया गया था। वो जब अंदर आते हैं तो माए वहाँ मिन को देख के हैरान हो जाती है। पहले तो उन्हें लग रहा था कि ये डिनर सिर्फ फैमिली गैदरिंग है और डुओंग सोच रहा था कि डाओ ने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन डाओ का असल प्लान कुछ और था। वो यहाँ एक डील प्रपोज करती है कि अगर माए डुओंग के साथ ब्रेकअप करने को तैयार हो जाएगी तो इससे वो मिन के फ्यूचर को सिक्योर कर लेगी। ये सुनकर माए, डुओंग और मिन शॉक हो जाते हैं। जल्द ही वहाँ पे माए का पिता भी पहुँच जाता है, जिसे माए के पास्ट के बारे में बताने के लिए डाओ की तरफ से पे किया गया था। लेकिन उसका पिता एक कहानी घड़ता है कि माए एक अच्छी औरत नहीं थी और उसका कई मर्दों से रिलेशनशिप था और इसी दौरान वो प्रेग्नेंट होती है और मिन पैदा होती है। ये सुनकर माए बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि रियलिटी तो इससे बिल्कुल अलग थी, जहाँ उसके पिता ने ही उसे धोखा दिया था और अपना डेट पे करने के लिए उसे बेच दिया था। इन सब बातों से माए को अपना दर्दनाक माजी याद आ गया था, जिसे उसने भूलने की बहुत कोशिश की थी। माए स्पीचलेस हो चुकी थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना पिता ही उसे इस हद तक डिग्रेड करेगा, जिसने पहले ही उसकी लाइफ बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी दौरान डुओंग जो कि चुपचाप माए के पास की सारी बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, वो आखिरकार बोलता है और इस बात पे जोर देता है कि उसे माए के पास्ट की परवाह नहीं है और वो अब भी उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उसकी फैमिली जमकर इसकी मुखालफत करती है, जिसकी वजह से डुओंग और उसके दोस्त हान में झगड़ा होने लगता है। वो जब घर लौटते हैं तो माए का पिता गुस्से में उससे पूछता है कि माए ने उसे अपने परिवार का विलन क्यों बना दिया है। वो ये क्लेम करता है कि उसने उनके लिए बहुत कुछ किया है और ये सब कुछ भी उसने उनके ही फायदे के लिए किया है। लेकिन माए अब अपने पिता के भयानक बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो डुओंग की फैमिली की तरफ से दिया गया सारा पैसा उठा के बाहर फेंक देती है। माए का बाप, पैसा जिसका जुनून था, वो फौरन से पैसे उठाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन जल्दी में वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है और मारा जाता है। कुछ दिन के बाद माए डुओंग से मिलती है। हालांकि वो डुओंग
से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लगा कि उनके रिश्ते को जारी रखना सेल्फिश होगा और डाओ भी क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में थी, इसलिए माए उसके साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का कहती है, लेकिन डुआंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे 2 साल तक वेट करने का कहता है जब तक कि वो उनके रिश्ते को सुधारने का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता। लेकिन माए अपनी बात पे कायम रहती है और उससे कहती है कि वो उसका वेट न करे। माए चाहती थी कि डुआंग मूव ऑन करे और उसके बगैर भी अपनी जिंदगी खुशी से जिए और इसी के साथ ही ये लम्हा उनकी जुदाई का लम्हा बन जाता है। 4 साल बाद हम देखते हैं कि हालांकि माए को अकेले ही स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन वो आगे बढ़ती रहती है और माए अब अपना खुद का मसाज पार्लर ओपन करके अपनी मेहनत साबित करने में कामयाब हो गई थी। इसी के साथ ही मिन को भी एक बैंड की मेंबर बनने की सूरत में कामयाबी मिल गई थी। एक दिन माए की मुलाकात डुआंग से होती है और वो दोनों अपनी यादें ताज़ा करने के लिए बेचैन लग रहे थे, लेकिन तभी डाओ एक औरत के साथ वहाँ आती है जो कि असल में डुआंग की वाइफ थी, जिसकी वजह से माए को रियलाइज हो जाता है कि डुआंग सच में मूव ऑन कर चुका था और उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ खुशी से रहना चुन लिया था। डाओ ने भी उनके पास्ट को भुला दिया था और वो माए से सुलह कर लेती है। डुआंग को अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश देख के माए भी ये एडमिट करती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। इसी के साथ ही माए को एक आदमी पिक करने आता है जिसे वो अपने बॉयफ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन असल में वो माए का बॉयफ्रेंड नहीं था बल्कि उसका ड्राइवर था, क्योंकि मन ही मन में वो अभी भी डुआंग के साथ एक सुखी परिवार बनाने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए माए सिर्फ रोने और अपने पास्ट को भूलने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। इसी कड़वे सच के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।